डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया। यह बोर्ड इजराइल हमास सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गाजा में पुनर्निर्माण, शासन और निवेश की देखरेख करना है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं बिन जायद अल नहयान। दौरे में भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। 20 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। मनरेगा चौपाल में श्रमिकों से संवाद करेंगे। वहीं 21 जनवरी को कांग्रेस नेताओं से मिलकर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक नई अर्जी दाखिल कर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में गलत तकनीकी प्रबंधन के चलते पूरी प्रक्रिया बिगड़ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर है पीएम मोदी को ट्रंप का न्योता। ट्रंप में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का दिया न्योता। सीज फायर, इजरायल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते का अहम हिस्सा। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना है। बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में यह संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। यह जानकारी अमेरिकी पत्र और ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से दी गई है। यदि भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो वह अन्य सदस्य देशों की तरह 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि कोई देश 3 साल के बाद भी बोर्ड की सदस्यता जारी रखना चाहता है तो उसे $1 अरब यानी लगभग 8,300 करोड़ का योगदान देना होगा। इसके बदले उस देश को बोर्ड की स्थायी सदस्यता मिलेगी। यह राशि बोर्ड की गतिविधियों और संचालन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल शुरुआती 3 साल की सदस्यता के लिए किसी भी तरह की वित्तीय योगदान की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। वहीं इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना होगा। बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर राहुल गांधी के स्वागत की अपील की है, ताकि भाजपा सरकार को कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत का संदेश दिया जा सके। लखनऊ से राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर जाएंगे। 20 जनवरी को वे पूरे दिन रायबरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दिन राहुल गांधी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे और ऊंचाहार क्षेत्र के रोहनिया में मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे, जहां वे श्रमिकों और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। 21 जनवरी को राहुल गांधी भुए मऊ गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
पार्टी ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर राहुल गांधी के स्वागत की अपील की है। वहीं लखनऊ से राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर जाएंगे। 20 जनवरी को वे पूरे दिन रायबरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दिन राहुल गांधी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे और ऊंचाहार क्षेत्र के रोहिनिया में मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे, जहां वे श्रमिकों और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। 21 जनवरी को राहुल गांधी भुएमऊ गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा है, तो ये क्या अपने आप में खास है और क्या रणनीति तय करने वाला है ये दौरा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा है। 9 दिवसीय आज शाम वो देर शाम राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। उसके बाद रायबरेली के लिए रवाना होंगे, जहां उनके तमाम कार्यक्रमों में रायबरेली में हिस्सा लेना है। अब सुप्रीम कोर्ट संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का, तो ऐसे में तमाम वो कार्यक्रम राहुल गांधी के लगे हुए हैं, जहाँ पर वो शिरकत करेंगे। क्रिकेट का उद्घाटन भी करना है उनको। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ 21 जनवरी को उनकी बैठक भी राहुल गांधी की होगी कि जो संगठन का ढांचा है, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, उसके लेकर वो वहाँ पर कवायद करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं से जो अमेठी रायबरेली के होंगे, उनसे वो रायबरेली में मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर हैं। वहीं 20 जनवरी को वे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चार धाम में मोबाइल बैन। मंदिर के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। चार धाम यात्रा की पवित्रता मर्यादा बनाए रखने के लिए लिया गया है यह फैसला। आगामी चार धाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी बैठक में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। BKTC के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल को जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि अब चार धाम में मोबाइल बैन हो गए हैं। मंदिर के भीतर अब श्रद्धालु फोन नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि चार धाम यात्रा की पवित्रता मर्यादा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आगामी चार धाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी बैठक में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। BKTC के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल को जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, चार धाम में अब मोबाइल बैन लगा दिया है, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है, इसको लेकर और क्या जानकारी है? वहां के प्रशासन का क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे ये बात सामने आई, वैसे अगर आपको बता दूं कि पिछले साल भी इस बात की चर्चा हुई थी और रील्स जो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं उनको लेकर ये बात चली थी कि अब उनको ये सब नहीं करने दिया जाएगा। बावजूद उसके कई ऐसे वीडियोस आए जो कि
दिखाती है कि एक श्रद्धा में गया हुआ व्यक्ति जो कि जी वहां पर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहता है, बाबा केदार के, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करना चाहता है, वो दर्शन से ज्यादा वीडियोस बनाने में लगा रहता है। और इसी को देखते हुए गंभीरता अब इसको लिया जा रहा है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब फोन तो आप ले जा सकेंगे, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन कोई भी वीडियोस बनाना जो है आपके लिए वो प्रतिबंधित होगा। आप वहां पर वीडियोस नहीं बना सकेंगे, ये साफ तौर पर जो है वो कह दिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि चार धाम में मोबाइल फोन बैन कर दिए गए हैं। मंदिर के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान एससी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। एसआईआर प्रक्रिया में गलत तकनीकी प्रबंधन के चलते पूरी प्रक्रिया बिगड़ रही थी। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक नई अर्जी दाखिल की है कि एसआईआर प्रक्रिया में गलत तकनीकी प्रबंधन के चलते पूरी प्रक्रिया बिगड़ रही है। योग्य मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, इसके चलते बुजुर्ग नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और क्या है, जैसे पिछली सुनवाई की बात करें और आगे की बात करें तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 12 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी। तो उस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि जो ये टीएमसी के जो सांसद हैं, इनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है, ऐसे ही एक और याचिका पड़ी है, उस पर भी हमें जवाब देना होगा। तो कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप एक कॉमन जो दोनों अर्जियां हैं, इन पर एक कॉमन जवाब आप दाखिल कर दीजिएगा कोर्ट में, जिस पर 19 जनवरी यानी कि आज सुनवाई होगी। क्योंकि डेरेक ओब्रायन की तरफ से कहा गया है कि बहुत जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है उसमें इतनी जल्दी है, और खासतौर से जो उसकी आपत्ति और जो आवेदन है, इसकी जो तारीख है वो 15 जनवरी तय की गई थी। तो इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो बीएलओ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से व्हाट्सएप पे निर्देश दिए जा रहे हैं वो न दिए जाएं। ये करने से क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो अधिकारी हैं वो बीएलओ को लगातार डायरेक्शन दिया करते हैं कि किस जगह पे क्या करना है। ये सब नहीं होना चाहिए, इसको न किया जाए, क्योंकि जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो प्रोसीजर के हिसाब से होते रहेंगे, इसमें व्हाट्सएप निर्देश देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स का इश्यूज है, तो जो 15 जनवरी जो अंतिम तारीख है, इस तारीख को आपत्ति और अपना दावा दाखिल करने की, उसी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है, और आज जब वो जवाब दाखिल हो चुका है और अगर नहीं भी हुआ होगा तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में कोर्ट को बताएगा कि इस मामले में अभी हमें जवाब दाखिल करना है या इसमें जो दाखिल हुआ उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इस आधार पर जो इस अर्जी में मांग की गई उस मांग को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके उसमें कोई आदेश जारी करता है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चल पाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कालियाबोर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा है, वहीं अपनी पार्टी भाजपा की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश ने पिछले 1.5 साल से भाजपा पर भरोसा जताया है और पार्टी लगातार प्रगति कर रही है। देश में अब झूठ नहीं बल्कि भाजपा के सुशासन का दौर है। भाजपा देश में सभी की पहली पसंद बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश दिया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हुए। दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक मुंबई ने भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया, जिससे पार्टी को पहली बार जीत मिली। केरल के नगर निगम चुनाव में भी जनता ने भाजपा का भरपूर समर्थन किया और तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा के महापौर बने।
पीएम मोदी ने भाजपा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी पर पूर्वोत्तर राज्य में अपने शासनकाल के दौरान वोटों के लिए असम की जमीन घुसपैठियों को सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में दशकों तक कांग्रेस शासन के दौरान घुसपैठ लगातार बढ़ती रही, जिसमें अवैध अप्रवासी जंगलों, पशु गलियारों और पारंपरिक संस्थानों पर अतिक्रमण करते रहे। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जगह जगह कब्जे किए। घुसपैठ के कारण एनिमल कॉरिडोर के कब्जे हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और असम के बाद पीएम मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में जनसभा की। यहीं मोदी ने कहा कि यहां की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम ने सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को आप तक पहुंचाने नहीं देती। इनको मोदी से दिक्कत है, ये मुझे समझ आता है। बीजेपी से दुश्मनी समझ आती है, लेकिन टीएमसी बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। पीएम ने सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया। इससे पहले सुबह पीएम असम में थे। वहां पीएम ने कलियाबोर में 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। पीएम ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों डिब्रूगढ़, गोमती नगर, लखनऊ और कामाख्या रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। हर साल जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ के वन्यजीव ऊंचे इलाकों की ओर निकलते हैं। राइनो, हाथी सड़क के किनारे फंस जाते हैं, इसलिए यहाँ 90 किमी लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इससे गाइड, ट्रैवल एजेंसियों, होटल, हस्तशिल्प कलाकारों और स्थानीय लोगों को आय के नए अवसर मिले हैं। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है।
227 पार्षदों वाली बीएमसी ने भाजपा में 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को जितनी उम्मीद थी, परिणाम वैसा नहीं आया। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों की सीटें कमाने से भाजपा से नाराज है। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए। शिवसेना की ओर से कहा गया शिंदे बीमार है। उधर सीएम फडणवीस ने कहा मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले मैं एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी नेता मिलकर करेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर जीत दर्ज की है। वहीं उसके नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 8 निगमों में जीत हासिल की। इस तरह भाजपा गठबंधन को 25 नगर निगमों में जीत मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।